सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आपके लेके आ चुके हैं फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 351। हमें इस एपिसोड में वो जर्नी दिखाई जाएगी जो जान को घोस्ट वर्ल्ड में आने के बाद पहले खुली फेम के पास लेके जाएगी। इसमें कई अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन चलो साथ मिलके इसे एक्सप्लोर करते हैं। जो सीन सबसे पहले दिखाया जाता है होता है एक चर्च जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर का। कुछ फिगर्स जिनका ऑरा गोल्डन होता है वो चुपचाप से अपीयर होते हैं। इनके पीछे होते हैं सफेद रंग के हालो। ऐसा लग रहा था यही असली सच्चाई के पुजारी हो। फिर इनके अपीयर होते एक इनविजिबल प्रेशर फैलता है। ये थी जजमेंट हॉल यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोर। यहीं पे लिसोल डोमेन के सारे लोअर प्लेन्स को रेगुलेट किया जाता था। मतलब वही केस फेस चलाना। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा लिसोल डोमेन ही कोर्ट ऑफ जस्टिस के इशारों पे चलता है। वहीं पे चारों एग्जिस्टेंस होते हैं जो जस्टिस और पनिशमेंट को हैंडल करते हैं। बेसिकली प्रोसीजर ऐसा होता है कि जैसे वांटेड ऑर्डर आया, सबसे पहले एक्शन लेगा कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर इसके तुरंत बाद इस पूरे एक्शन में शामिल होगा कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन। इस हॉल के बीच में दो लंबी लंबी लाइंस बनी होती हैं। ये व्हाइट यूनिफॉर्म में गार्ड्स थे और इनकी आंखें टिकी थी सामने खड़े व्यक्ति के ऊपर। इस बंदे के चेस्ट पे होती है गोल्डन लीफ जो हर समय हल्की सी चमक रही होती है। ये चीज दूर से तो नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी सोल पावर छिपी होती है। इसके रिलीज होते ही लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। बेसिकली गोल्डन लीफ बस 3 लोगों के पास होती है। जहाँ पे सिल्वर लीफ वाले होते हैं हायरार्की में, वहीं पे गोल्डन लीफ वाले सीधा अथॉरिटी होते हैं। वहीं पे जिसके पास 2 गोल्डन लीफ होती है उसकी स्टैंड किसी टेंपल मास्टर के बराबर होती है। जब वो बंदा धीरे से अपनी गहरी सांस को छोड़ता है, ऐसा लगता है एक जायंट ड्रैगन जाग गया हो। हॉल में खड़े सारे गार्ड्स बोलते हैं लॉर्ड लैंगमो। तब एक यंग डिसाइपल सामने आया था। वो लैंगमो डिसाइपल को देख के बोलता है डेंगचिंग। डेंगचिंग रिप्लाई बोलता है मास्टर डीन, ये सबऑर्डिनेट हाजिर है। लैंगमो अपनी उंगलियों को मोड़ता है। वो एक हल्की लेकिन हैवी टोन में बोलता है, ये अंडर फ्लेम्स चाहे कैसे भी हो और तुम्हें चाहे कितने भी अजीब लगे, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारे लिए एक ट्रायल है। अगर तुम इमोर्टल फायर को हासिल कर लेते हो तो तुम्हें वो रिवॉर्ड के तौर पे दी जाएगी और साथ ही तुम्हें ट्रायल ग्राउंड की मेन इनहेरिटेंस को हासिल करने का मौका दिया जाएगा। लगता है उस डेंगचिंग को इन्हीं शब्दों का इंतजार था। वो तुरंत ही सर झुकाता है। लैंगमो पूछता है कितने लोग चाहिए। ये सुन के डेंगचिंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। एक मफल्ड बैंग की साउंड के साथ उसका घोंसली और इरप्ट हुआ था। चारों तरफ एक डार्कनेस को फैला देता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट में डेंगचिंग गायब हो जाता है। पीछे खड़े रह गए गार्ड्स में से एक बंदा हंस के बोलता है, हे माय लॉर्ड डेंगचिंग बड़ी जवान हो, लेकिन उसके पास पहले से 3 सिल्वर लीव्स हैं और फ्यूचर में आपका सक्सेसर जरूर बनेगा। ये सुन के वो लैंगमो एक कोल्ड आवाज में हम करता है। फिर उसकी बॉडी से स्पेस फ्लक्चुएशंस निकलने लगती हैं। वो कहता है अब जाना होगा। वो चीफ गार्ड पूछता है लॉर्ड कहाँ पे? रिप्लाई में लैंगमो बोलता है लिसोल टेम्पल की तरफ। माई टेरिटरी भी काफी अशांत दिख रही है, इसलिए मेरा वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे लैंगमो अपने हाथ को घुमाता है वो और इस हॉल में मौजूद सारे सोल्जर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन समझना जरूरी ये था कि इनमें से सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी 6 स्टार 2 लेवल की थी, विच वाज ऑनेस्टली वेरी शॉकिंग। इस कोर्ट ऑफ जस्टिस के बगल में होता है कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन। अगर लिसोल टेरिटरी के अंदर किसी को रियल कॉम्बैट पावर चाहिए तो उसका पहला दरवाजा यही होता है। यहाँ का मामला ऐसा था कि पहले मारो फिर एक्सप्लेनेशन दो। ये बेसिकली एक नॉर्म था और यही रीजन होता है जिसकी वजह से 5 कोर्ट्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। हमारा ध्यान जजमेंट माउंटेन से नीचे आ रहे तो फिगर्स पे जाता है। उनमें से एक जवान दिखने वाला बंदा था और दूसरा एक एज्ड। खैर उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली वो डिस्ट्रक्शन से वरी शॉक वेव्स ये हवा को भी ट्विस्ट कर रही होती हैं। उनमें से नौजवान जिसका एक्सप्रेशन टेंस था, हुआशो या इमोर्टल फ्लेम रियून्स का मैटर क्या है और हमें क्या करना चाहिए। वो हुआशो मुस्कुरा के बोलता है जो यू शाओ को भेजो, क्योंकि हमें उस मैसिव इवेंट में शामिल होना है। हम इन होली फ्लेम की रियून्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। खैर ऐसा बाकी कोर्ट्स के बारे में भी है। लिसोल टेरिटरी की चारों तरफ जो सर्वेलेंस चल रही है वहां से हमारे कई जासूस गायब हो चुके हैं। शुरू में तो हमें लगा था कि सोल्जर डोमेन के लोग हैं, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटर से मालूम पड़ा कि ऑरा एक्चुअली में इविल रेस का है और लगता है वो बस हमारे द्वार पे खड़े हैं। वो आसमान की तरफ देख के बोलते हैं किंग ऑफ इविल रेस। इवन हाशो जैसे पावरफुल एक्सपर्ट के लिए भी इविल रेस का किंग लेवल का पावर हाउस एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है। ये सुन के दूसरा फिगर बोलता है अगर ऐसी बात है तो सोल्जर डोमेन के लॉर्ड और ये इविल रेस का किंग साथ में काम कर रहे होंगे। लगता है लॉर्डली का प्लान और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। वाशु नोट करता है, फिर वो बोलता है प्लान जैसा तय हुआ है हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसी के साथ उसकी बॉडी यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। वो पीछे रह गया बंदा बोलता है हुआशु की अभी की स्ट्रेंथ शायद बाकी के चारों टेंपल मास्टर्स के बराबर आ चुकी है। ये व्यक्ति भी डिसेबल्स का बंदोबस्त करने चला जाता है जो होली फ्लेम रियून्स में जाएंगे। बेसिकली कुछ इस तरीके से लिसोल टेरिटरी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ सोल्जर डोमेन की लोगों की खोज चल रही होती है और दूसरी तरफ इविल रेस के ट्रेसेस को पहचाना जा रहा था। वहीं पे वो
अनडाइंग फ्लेम के रून्स। इसे फोकस करने वाले बस नौजवान होते हैं। चलो हम भी रुक करते हैं रून्स की तरफ। उस जगह को कहा जाता है रेकलेस डेसोलेट घोस्ट अवेस। ये पांचों मेजर एकेडमीज के बिल्कुल बीच का एरिया होता है। ये उजड़ी हुई सी जमीन जहाँ पे हड्डियां हर जगह पे देखी जा सकती थी। ये बेसिकली वही मैदान था जिसमें लिसोल टेरिटरी और इविलेस के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ न जाने कितनी पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अपनी जान गंवाई, और क्योंकि उन सभी की ट्रायल्स और टेक्निक्स भी इसी जमीन पे दफन हो गए हैं, ये जगह एक ट्रायल ग्राउंड भी बन जाती है। हाउएवर इस समय ये घोस्ट अवेस, जो कि हमेशा बंद रहा करता था, इसके ग्लूमी ऑरा को एक अलग ही ज्वालामुखी जैसी आग ने रिप्लेस कर लिया था। वो खून जैसा लाल वोल्केनो जैसा ऑरा अपनी हीट और प्रेशर को और भी इंटेंस करता जा रहा था। सीन यहाँ से काफी दूर का दिखाया जाता है। जान को स्पेशल अकेडमी से इंटेलिजेंस मिली थी, जिसकी हेल्प से वो यहाँ पहुंच गया था, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से उसे कई दिन लग गए। जैसे उसका फिगर वॉइड से बाहर आता है, उसके कान में जाती है वो की आवाजें। जुश के साउंड के साथ जान सीधा घोस्ट अवेस के ऊपर अपेयर होता है। उसकी दोनों होली फ्लेम्स अपने आप भी एक्टिवेट होती हैं। ये दोनों बिना हेजिटेशन के एक पावरफुल फ्लेम बैरियर बना लेती हैं, जैसे कि अपने आप ही इस लाल रंग की ऑरे को पहचान चुके हो। इस मंजर को देख के जियान की आंखों में भी सीरियसनेस आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी अनडेड लीफ और अनडेड मिंग स्पैरो तो छोटे छोटे बदलाव से गुजरने लगते हैं। हवा से उन एनर्जी फ्लक्चुएशंस को अपने हाथ में इकट्ठा करके जियान कहता है ऐसे इंटेंस फ्लक्चुएशंस। लगता है अनडेड फ्लेम की खबर झूठ नहीं है, बस दिक्कत ये थी कि इलाका बहुत बड़ा था और इमोर्टल फायर कहाँ पे होगी ढूंढना मुश्किल है। वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है चलो पहले सेंटर तक जाते हैं, जहाँ सबसे इंटेंस ऑरा फील हो रहा है। मुझे लगता है और पावर हाउसेस भी वहाँ पे इकट्ठे हो चुके होंगे। जियान का फिक्र जमीन के पास आता है। हाउएवर वो बस कुछ ही मीटर चल पाता तभी उसके ऊपर का स्पेस कोलैप्स होता है, जैसे कोई हैवी प्रेजेंस गुजरी हो। अब फिर होता है एक रिफाइंड सा दिखने वाला बंदा। ये भले ऊपर से काफी ऑर्डिनरी लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर की फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एक नॉर्मल 8/2 भी अपने कदम पीछे लेने को मजबूर हो जाए। वह और कोई नहीं बल्कि हेशा लॉन्गलैंग था, जिसकी असली फॉर्म होती है ब्लैक ड्रैगन वुल्फ की, और एक जान की तलाश में डीमन वर्ल्ड से आया था। अपनी आंखें नैरो करके बोलता जरा सी देर हो गई। लॉर्ड ने जिस कल्टिवेटर को ढूंढने के लिए कहा, लगता है वो यहीं पे था, बट लॉर्ड ने उसे ढूंढने की जो टेक्निक मुझे सिखाई थी वो बस यही बता रही है कि उस इंसान का ऑरा इस घोस्ट अवेस में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाई। अपने लॉर्ड डीमन एम्पर को आजाद करने के लिए उसे जो भी आइटम्स इकट्ठे करने थे वो इकट्ठे हो चुके थे, बस बाकी रह गया था वो इंसान जो फ्लेम मंत्र और होली फ्लेम को पोजेस करता है। वो हेशा लॉन्गलैंग अपने हाथ को उठाता है। हम कुछ खाकी फ्लेम के ट्रेसेस को अपीयर होते हुए देखते हैं। इन फ्लेम ट्रेसेस को देख के वो कहता है होली फ्लेम और फ्लेम मंत्र, आखिरकार वो मिल ही गया। हम तुरंत ही उसे हवा में डिसॉल्व होते हुए देखते हैं। वो चला गया था जियान के पीछे। इधर जियान अपने प्लान के हिसाब से चुपचाप से आगे बढ़ रहा होता है। ऑफ कोर्स उसके दिमाग में बातें होती हैं अनडेड फ्लेम को ऑब्जर्व करने की। हाउएवर तभी उसके कान में जाती है रंबलिंग आवाजें और जमीन वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अचानक से शावू 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 की आवाजों के साथ चारों तरफ के स्पेस में एक इंटेंस ग्रीन लाइट फैलती है। उसके हजारों मीटर के रेडियस का इलाका पूरी तरह से सील हो गया था। जियान इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है क्योंकि ये था एक डोमेन। पफ पफ की साउंड के साथ उसकी दोनों होली फ्लेम्स उसके चारों तरफ तेजी से घूमने लगती हैं। वो किसी समय अटैक का सामना करने के लिए तैयार था। उसका सोल परसेप्शन डिटेक्ट करता है कि जो सामने से आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 6/2 शान की है, लेकिन और एक इंटेंसिटी किसी 8/2 शान से कम नहीं है। अगले पल इस ग्रीन डोमेन के बीच में ग्रीन लाइट एनर्जी फिगर जियान के सामने अपेयर होता है और उसके हाथ में कंडेंस हो रही थी दिल को जला देने वाली पावर। जियान खतरे को महसूस करके एक्टिवेट करता है ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सीधा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनली फ्लेम सोलोइंग टेक्निक को भी यूज किया जाता है। गूंजते हैं बूम 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 की आवाजें। उसका ऑरा 5/2 शान तक पहुंच जाता है। क्लियरली उसका ओपोनेंट ऑर्डिनरी नहीं था। गूंजती क्रैक की साउंड और ग्रीन एनर्जी एक बहुत ही पैने स्पीड में बदल के सीधा जियान की तरफ शूट हो जाती है। तुरंत ही जियान की इंस्टिंक्ट चीखने लगती है। वो धाड़ के बोलता है कम ऑन। फूलती है उसकी सारी नसें। उसकी बॉडी से शुआ शुआ की आवाजों के साथ निकलने वाली होली फ्लेम स्पेस को बुरी तरह से वाइब्रेट करके रख देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जियान एकदम स्टन रह गया था। उसकी स्टोरेज में से ब्लैक पावर बाहर आती है जो एक बड़े से जबड़े बदल के करंच की आवाज के साथ सीधा उस अटैक को चबा जाती है। इस ऑरे को देख के जियान चौंक के बोलता है टीचर। ऑफ कोर्स ब्लैक एंटिटी और कोई नहीं बल्कि सोलिटर लॉर्ड थे। वहीं पे जब वो डार्क ग्रीन मैन इस नजारे को देखता है वो हम करके बोलता है बस एक क्लोन और तुम्हारी मुझे टकराने की हिम्मत हो गई। जैसे ही उसने अपने हाथ को घुमाया था इस ग्रीन डोमेन की पावर वॉलेंट हो जाती है। स्पेस में सुनाई देती है क्रैकिंग आवाजें और बनती एक बहुत बड़ी वुल्फ की शैडो जो सोलिटर लॉर्ड के क्लोन को तुरंत निकल जाती है। और डार्क ग्रीन मैन बोलता है मैं इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। कुछ ऐसी बात थी जिसे मैं प्रूव करना चाहता था। जन मनी मन में सोचते आकर ये है कौन। सोलिटर लॉर्ड ने अपने क्लोन को उसके साथ छोड़ा था जिसकी पावर 7/2 शान की होती है, लेकिन उनके क्लोन को इस व्यक्ति ने इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे ये चुटकी का खेल हो। यानी कि इनिशियली जियान की जजमेंट आधी सही थी। ये
डेफिनेटली एक स्टार दूशान से ऊपर लेवल का पावर हाउस है। जियान के चेहरे के बार बार बदल रहे एक्सप्रेशंस को देख के वो हेशा लॉन्गलैंग स्माइल करके बोलते हे। उनके दिल में रिलीफ भी पहुंचती है। आखिरकार अब उन्हें कोई शक नहीं रहा था। उनके परसेप्शन के हिसाब से जियान वही व्यक्ति है जो फ्लेम मंत्रा को कल्टिवेट करता है और इसके पास 2 होली फ्लेम्स हैं। अपने लॉर्ड डीमन एम्पर की सील को ब्रेक करने के लिए बस इतना काफी था। लेकिन तभी उनकी भौएं भी सिकुड़ जाती है। वो कहते हैं कंडीशन तो मैच कर रही है लेकिन इसकी पावर थोड़ी कमजोर है, छोड़ो पहले यहाँ से निकलते हैं। इतना बोल के हेशा लॉन्गलैंग ने वेट नहीं किया था। पीछे वर्ल्ड में बनती है स्पेस ट्रिपल्स। ये नॉर्मल स्पेस ट्रैवल नहीं बल्कि एक अलग तरीके का स्पेस टाइम वर्म होल था, जिसे देख के जियान की आंखें भी चौंध जाती हैं। नॉर्मली लोग शॉर्ट या फिर मीडियम डिस्टेंस के लिए स्पेशल पैसेज का यूज करते थे। ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपर्ट की भी स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार दूशियान की होनी चाहिए, लेकिन स्पेस टाइम वर्म होल ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें क्रिएट कर पाते हैं वो 7 स्टार दूशियान या उससे ऊपर के पावर हाउसेस। ये मूवमेंट पूरी तरह से रियम के पार जा सकती थी। हेशा लॉन्गलैंग बोलते हैं मुझे माफ करना, ये थोड़ा प्रिजम्पचुअस है लेकिन हमारे पास समय कम बचा है। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखता हूँ। मेरे कुछ जैसे पर्सनल मैटर्स हैं जिनके बारे में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं उसके बाद तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उनके हाथ के इशारे पे एक पावरफुल फोर्स जान को अपनी तरफ खींचती है। जब दांती मीज के बोलता है बैस्टर्ड, उसके एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होने लगे थे और आंखों में मैडनेस दिखाई देती है। बूम 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी की सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे टेरिफाइंग फ्लेम स्टॉर्म ढक लेता है। वो हेशा लॉन्गलैंग आगे बढ़ के जियान के कंधे को हाथ लगाने वाले थे तब इसकी स्टोरी में से एक एंशिएंट ऑरा राइज हुआ था। ये एंशिएंट मिस्टीरियस पावर अपने नेचर को नहीं बताती है, लेकिन इसका प्रेशर इतना हैवी था कि हेशा लॉन्गलैंग की भी आंखें नैरो हो जाती हैं। फाइनली जियान को ध्यान से देखने के बाद हेशा लॉन्गलैंग बोलते हैं जाने दो, लगता है मैं इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था। चलो इंतजार करते हैं इमोर्टल फ्लेम की रिव्यूज के खत्म होने का। नेक्स्ट मोमेंट में व्हाइट डोम में अचानक से गायब होता है और उसके साथ ही डिसअपीयर हुआ था हेशा लॉन्गलैंग का फिगर। आखिरकार अब वो समझ चुके थे कि जियान कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है। वो सिर्फ एक शाओ क्लैन का मेंबर और 2 होली फ्लेम्स का पोजेसर नहीं बल्कि उसके पास फ्लेम मंत्र और एक मिस्टीरियस पावर भी है जो 8 स्टार दूशियान लेवल की पावर हाउस के दिल में भी खौफ भरने के लिए काफी होती है। सीन लौटा था जियान की तरफ। जब एंशिएंट पावर उसकी स्टोरिंग से बाहर आई थी वो समझ जाता है कि किसे बिलोंग करती है। ये थी उसकी सीनियर सिस्टर हाउनिर की पावर की मैनिफेस्टेशन। जब ये कंफर्म हो जाता है कि अब चारों तरफ और कोई प्रेजेंस नहीं है, यानी फाइनली जमीन पे थर्ड की साउंड के साथ गिरा था और हम उसे तेजी से हाँफते हुए देखते हैं। एक्चुअली में जियान ने हेशा लॉन्गलैंग से कोई भी किलिंग इंटेंट सेंस नहीं किया था, यानी कि उसका जियान से कोई और काम था। लेकिन ये मोमेंट होता है जब जियान किसी भी कीमत पे गायब नहीं हो सकता। जियान अपने सिर को हिला के कुछ मिनट से पेस को निकालता है। क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई सीरियस फाइट नहीं हुई थी, वो काफी जल्दी रिकवर करके होली फ्लेम रियून के कोर की तरफ बढ़ जाता है। हेशा लॉन्गलैंग अभी पूरी तरह से गायब तो हो गए थे लेकिन वो यहाँ से गए नहीं थे। उन्होंने बस अपने ऑरे को छिपा लिया था और वो चुपचाप से जियान का पीछा करने लगते हैं। वो खुद से बोलते हैं इस बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग डिवावरिंग पावर प्रोटेक्ट कर रही है। लगता है मेरा भी कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या सोलिडर डोमेन के पावर हाउसेस और इविल लाइट डीमन ने पहले से एंट्री मार ली है, लेकिन लगता है दोनों ही फोर्सेस के अलग अलग प्लान्स हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। जो पावर इस यंग मैन को प्रोटेक्ट कर रही है उसके होते हुए मेरा ऐसे डीमन वर्ल्ड में ले जाना नामुमकिन होगा। ऑफ कोर्स जब तक ये खुद न चाहे मेरा इंतजार करना ही बेहतर है। सीन चेंज होता है, हम इन रूम्स के सेंटर की तरफ फोकस करते हैं। ये जगह बहुत अजीब सी थी। यहाँ चाहे दिन हो या फिर रात हो वो हाउलिंग विंड चलना बंद नहीं होती है। बेसिकली एटमोस्फेयर ऐसा था जैसे किसी का भी दिल कांप जाए। जब कुछ समय के बाद जियान यहाँ पहुंचा था उसकी नजरें सेंटर की लाइट बीम के ऊपर जाती है जो कि एकदम आसमान से कनेक्ट हो रही होती है। वो बोलता क्या ये सेंटर है? चारों तरफ की जमीन पे कई हड्डियां और टूटे हुए हथियार पड़े हुए थे। खासकर जो बीच का लाइट बीम पिलर होता है उसमें से बाहर आने वाली ब्लड रेड फ्लेम माहौल को और भी टेंस बना रही होती है और इस जियान काफी फेमिलियर होता है। अगर वो अपनी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने अंदर की इमोर्टल विंग स्पैरो और उन अनडेड लीव्स को सप्रेस नहीं कर रहा होता तो शायद उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। वो कहता है चलो नीचे चल के देखते हैं। उसे पास की चट्टानों में से कई स्ट्रॉन्ग ऑरे फील हो रहे थे। हाउएवर तभी एक आवाज कहती है तुम यहाँ कैसे दिख गए? इस मीठी सी आवाज को जियान तुरंत पहचान लेता है। वो पीछे मुड़ के बोलता है इरीन। ऑफ कोर्स वहाँ खड़ी हुई थी इरीन। वो जियान को अपनी तरफ बुलाने का इशारा करके बोलती है सब लोग आ चुके हैं। अब तक अपने औरों को हाइड करने वाले लोग फाइनली अपनी मेडिटेशन स्टेट से खड़े होने लगते हैं। वैसे जियान को काफी अजीब लग रहा था कि सेंट्रल डायरेक्टरी अलायंस के 6 पावरफुल एक्सपर्ट्स एक्चुअली में उसका इंतजार कर रहे थे, वो भी बिना किसी जल्दबाजी के। वो भैंस को उड़ के बोलता है क्या बात है? इरीन बताती है यहाँ पे हमारे अलावा और भी कई स्ट्रॉन्ग पावर हाउस इकट्ठे हो चुके हैं और ये हमारी टीम से ज्यादा पावरफुल है। शायद जियान ये सोच ही रहा था। रिलीज होती सोल पावर उसे एक एक करके और भी जाने पहचाने और सेंस होने लगते हैं। तभी वो कोंगन बोलता है हम सब लोग यहाँ पे इसलिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उस होली फ्लेम के रियल्म के अंदर एंटर किया जा सके, लेकिन क्योंकि किसी लॉर्ड
लॉर्ड ऑफ लिसोल ने ढूंढा था। इसके ऊपर एक पावरफुल सील लगाई गई है और इसे तोड़ने के लिए 5 कोर्टियार्ड्स की कंबाइंड पावर चाहिए होगी। जियान पूछते हैं बाकी की 4 एकेडमीज में कितने लोग हैं। फोंगिन कहते हैं हर कोर्टियार्ड से कुछ लोग आए हैं। तब इनके पास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और इसमें से ग्लो करते हुए 4 फिगर्स निकलते हैं। एक हंसी से भरी आवाज कहती हो तो आखिरकार होली फ्लेम की रूम्स में पहुंच ही गए। इन चारों को अपीयर होते ही चारों तरफ एक अजीब ही डेड साइलेंस फैल जाता है। आफ्टर ऑल अब यहाँ पे 5 एकेडमीज की फोर्सेस इकट्ठी हो चुकी थी। बहुत जल्दी शुरू होने वाला था असली खून खराबा और देखने वाले हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। इन चारों फिगर से बस जियान की टोली का ध्यान नहीं होता है बल्कि यहाँ पे जो और भी लोग पहले इकट्ठे हो चुके थे इनके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है फाइनली। गूंजती हैं जुश क्रैश क्रैश की आवाजें। चारों फिगर्स जमीन पे आ जाते हैं। कुछ समय तक साइलेंट रहने के बाद इनमें से एक बंदा बोलता है तो क्या वही रियोन्स है। यहाँ पे अनडेड फ्लेम अपीयर हुई है। इरिन की भी नजरें इसके ऊपर टिक जाती हैं। वो बताती है ये फेंग चिंगयांग है और ये आता है सेनेट से और इसकी पावर 5 स्टार दुशान तक पहुंच चुकी है क्योंकि इसे सेनेट के सीनियर मेंबर से गाइडेंस मिलती है। इसकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत शानदार है। तभी भीड़ में से कोई ऊंची आवाज में बोलता है जब सब इकट्ठा हो गए हो तो चलो सील खोलो। हाउएवर इससे और कोई रोकता है। वो कहता है रुको हमें पहले कुछ लोगों की संख्या घटानी होगी क्योंकि इस तरीके से भीड़ भाड़ में सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी वो फेंग चिंगयांग इरिन की तरफ देख के बोलता है ओ तो अर्थ अकेडमी की इरिनर है। लगता है तुम्हारी प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। तुम अभी बस 4 स्टार दुशान के पीक पे ही पहुंच पाई हो। इससे पहले तुम सब लिंगी हुए प्रोटेक्शन में थे लेकिन अब तुम कैसे बचोगे। वैसे भी अर्थ स्पिरिट अकेडमी और सेनेट के बीच में रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं होते। हालांकि एल्डर काउंसिल के कुछ लोग इरिन की ब्यूटी की वजह से उसकी तारीफ किया करते थे लेकिन इस वजह से फेंग चिंगयांग को हमेशा नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से इस बंदे के मन में आ चुकी थी जेलसी और अब क्योंकि अर्थ अकेडमी के सीनियर पावर हाउसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो खुल के बोल सकता है। इस बंदे को देख के इरिन अपनी फिस्ट क्लेंच कर लेती है और उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। वो भी जानती थी कि फेंग चिंगयांग की बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये खुला आसमान था। उसके टीचर यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएंगे। कहते हुए एक ब्लैक रोड फिगर उसके सामने खड़ा होता है। ये ऑफ कोर्स जियान था जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो ही करके बोलता है रिमर्स तो मैंने भी सुने हैं लेकिन उनके अंदर कितनी सच्चाई है कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा। फेंग चिंगयांग की नजरें फाइनली जियान के ऊपर जाती हैं और वो भाई से कोड के बोलता है 4 स्टार दुशान मिड स्टेज। तो अर्थ अकेडमी का लेवल अब इतना गिर गया। वह फिर इन सरप्राइज के साथ बोलती जियान तुम। जियान पीछे मुड़ के बोलता अगर एक फ्रेंड हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा और साथ में तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान भी है। एक्चुअली में जब जियान अर्थ स्पिरिट पकौड़ा के अंदर था तो रीन ने 10,000 फायर स्टैग की हेल्प की थी। जैसे कई फोर्सेस उसके खिलाफ हो गई हैं। जब शाओगी ने बात जियान को बताई जियान अंदर से थोड़ा सा वार्म फील करता है। वही पे फेंग चिंगयांग को स्माइल के साथ बोलते हैं बस एक 4 स्टार दुशान। लगता है अगर मैंने तो सबक नहीं सिखाया तो लोग मुझे सच में अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। जियान बोलते हैं बस तुम्हारे ही ऐसे। क्या तुम सच में स्ट्रेंथ के साथ मुझे सबक सिखाने के लिए क्वालिफाइड हो। एक मुफल्ड बैंक के साउंड के साथ फेंग चिंगयांग का डार्क ब्राउन और स्पेस में रिपल्स बनाने लगता है। ये सुन के जियान की मुंह से हम्प यानी कि कोड स्नॉट की आवाज आई थी। साथ में फश 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी से टेरिफाइंग क्रिम्सन फ्लेम्स फैलती हैं। अब जब लोग जियान के ऊपर ध्यान देते हैं उसे पहचानने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये वही लड़का है जिसने अर्थ अकेडमी के लिंगों को हरा के फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया। एक ब्लैक रोड फिगर जिसकी पावर ही 4 स्टार दुशान की अर्ली स्टेज पे थी। वो भी जियान की तरफ देख के बोलते हैं हम इस लड़के का ऑरा कुछ अलग है। उससे हल्का सा डेंजर फील हो रहा था। वहीं पे कोड ऑफ एजुकेशन और कोड ऑफ जस्टिस के लोग इस मंजर को देखे मन ही मन में हंसने लगते हैं। ये जानते थे दोनों फैक्शन में पुरानी दुश्मनी है और जब जब इनके डिसाइपल्स मिलते थे ऐसी नोकझोंक होनी बहुत नॉर्मल थी। वैसे अगर यहाँ पे फाइट करके इनमें से कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है कंपटीशन में एक दुश्मन कम हो जाएगा और लोगों को लगता था कि वो सीरियसली इंजर्ड होने वाला जियान होगा। वो फेंग चिंगयांग गुर्राता है चौस है। का नाम था टियानियन पाइथन। उसका वो डार्क ब्राउन और एक जगह पे कंडेंस होकर एक बड़े से पाइथन में बदलता है। वहीं पे जियान अपने हाथ को ऊपर उठाता है। टेक्निक थी 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई। आसमान रंबलिंग आवाजों के साथ ट्रेम्बल होने लगा था। वो फेंग चिंगयांग आगे इशारा करके बोलते हैं अटैक। अगले पल ही एनर्जी पाइथन स्पेस में एंटर करके सीधा जियान के ऊपर झपट्टा मारता है। भीड़ की सांसें थम गई थी। हाउएवर जियान आंखें बंद करके बोलता है गैदर। शो शो की साउंड के साथ चारों तरफ की एनर्जी उसकी तरफ खींचने लगी थी। ये देखिए क्राउड एकदम चौंक गया होता है। ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा था। कोर्ट ऑफ एजुकेशन के तो पावर हाउस बोलते हैं कैसे पॉसिबल है। इसकी कल्टिवेशन टेक्निक लगता है फेंग चिंगयांग से भी ऊपर है। वहीं फेंग चिंगयांग की आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। इसी मोमेंट पे जियान की उंगली के सामने इकट्ठी होने वाली सारी एनर्जी एक शू की साउंड के साथ सीधा एक एनर्जी बीम में बदल के वर्ल्ड को चीरते हुए उस पाइथन से टकराई थी। सबके कान में एक बूम की आवाज जाती है। पॉइंट ऑफ कोलिजन से फैलती हैं बहुत सारी शॉक वेव्स। ये कुछ सेकंड के बाद की बात है जब उस एक्सप्लोजन की एनर्जी शांत हुई थी। जियान के चेहरे पे स्माइल होती है। वहीं बस फेंग चिंगयांग की सांसें थोड़ी सी उखड़ी हुई लगती हैं। बस 4 स्टार दुशान मिड स्टेज पे होने के बाद भी जियान ने सेनेट की जीनियस फेंग चिंगयांग
को 3 कदम पीछे लेने पे मजबूर कर दिया था। फेंग चिंगयांग की आंखों में गुस्सा उबाल मारने लगता है, खासकर जब वो देखता है कि उसके अटैक की वजह से जियान को जरा भी चोट नहीं आई। वो धाड़ के बोलते, जियान यू आर कॉर्टिंग डेथ। असल में फेंग चिंगयांग बस रिन को नीचा दिखाना चाहा था, लेकिन जियान ने सबके सामने उसे धो दिया। ये उसके प्राइड के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। फिर इससे पहले सिचुएशन एस्केलेट होती, रिन तुरंत ही दोनों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो जानती थी कि यहाँ पे बस शुरुआत है, अगर फाइट फालतू में इंटेंस हो जाती तो इसका फायदा औरों को मिलेगा। अभी सेंट्रल टेरिटरी अलायंस का जाओगांग बोलता है, चलो इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। हम सबको पहले मिलकर इस अनडेड फ्लेम की सील को तोड़ना होगा, बाकी का सब हम बाद में देखेंगे। जाओगांग अच्छे से जानता था कि जियान बस अर्थ एकेडमी का डिसाइपल नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल टेरिटरी अलायंस का भी हिस्सा बन चुका है। अगर उसे कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी इंसल्ट की बात होगी। साथ में सेंट्रल टेरिटरी अलायंस की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जब फेंग चिंगयांग जाओगांग के 5 स्टार दोशान के ऑरे को सेंस करता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। तभी बाकी 3 एकेडमीज के लोग भी आगे आके बोलते हैं, चलो हम असली काम पे ध्यान देते हैं। इनका मतलब साफ था, अभी जो भी हुआ वो इन्होंने साइलेंटली अलाउ कर दिया है। फेंग चिंगयांग जियान को घूरते हुए गहरी सांस लेके बोलता है, लड़के आज तो इन सब की वजह से बच गया है, लेकिन होली फ्लेम रियून्स में उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे दोबारा मत मिलना। ये सुन के जियान के चेहरे पर बस कोल्ड स्माइल आती है। कोर्ट ऑफ जजमेंट का यू शाओ अपनी काम आवाज में बोलते हैं, एवरीवन प्लीज पीछे हटिए। उन पांचों फोर्सेस मिलके इस सील को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। उसकी आंखों में भरी होती डिटर्मिनेशन और बॉडी से एक इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है। अभी लगता है जियान और चिंगयांग के बीच में जो क्लैश हुई होती है, लगता है उसने होली फ्लेम पिलर को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि अंदर से कुछ बूमिंग आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जियान के पास आके बोलती है थैंक यू, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे तो मेरे साथ रहना। जियान बस थोड़ा सा सिर हिलाता है, वो यहाँ पे दिखावा करने की कोशिश नहीं करता। वही जजमेंट कोर्ट के यू शाओ की नजरें जियान के ऊपर टिकी होती है। उसके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बस एक मिनट से 4 स्टार दोशन और ये पूरी अर्थ स्पिरिट एकेडमी को रिप्रेजेंट करने आया है। खैर जियान की प्रेजेंस कुछ अलग होती है, जैसे यू शाओ भी हल्के में नहीं ले सकता था। वो हाथ उठा के बोलता है लेट्स गो। गूंजती बूम 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 की आवाजें। पांचों पावरहाउस की बॉडी में से इंटेंस और इरप्ट हुए थे, जो सीधा उस होली फ्लेम पिलर की तरफ शूट हो जाते हैं। इन सब के कल्टिवेशन औरों के प्रेशर को जब सारे कल्टिवेटर्स महसूस करते हैं, समझ में आता है कि आखिरकार ये पांचों अकेडमीज के टॉप जीनियस क्यों कहे जाते हैं। एक बंदा बोलता है इनके पास 5 स्टार दोशन अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ के साथ डोमेन पावर भी है, जिसे लेट स्टेज के पावर हाउस से भी भिड़ सकते हैं। लगता है हमारा रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। फोकस जाता है हमारा एक ग्रे रोड पर्सन के ऊपर, जिसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत छिपी हुई होती है। वो मन ही मन में हंस के बोलता है, तुम चाहे कितने भी लोगों को भेज दो, ये सब मिलके हमारे लिए बस रास्ता बना रहे होंगे। अनडाइंग फ्लेम इनके हाथों में बिल्कुल नहीं लग सकती है। जानी नजरें चारों एकेडमी के उन डिसाइपल्स के ऊपर जाती हैं। वो पूछते हैं हर एक कोर्ट ने बस एक डिसाइपल क्यों भेजा। इरिन बताती है इनके रिसोर्सेज स्ट्रेंथ के हिसाब से एलोकेट होते हैं, इसलिए अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए डिसाइपल्स अक्सर एकेडमी से बाहर बिखरे रहते हैं। ये सब हमारी अर्थ स्पिरिट एकेडमी की तरह सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जैन नोट करता है। धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने वाले पांचों एक्सपर्ट्स की एनर्जीज एक पीक पे पहुंचने लगी थी। अचानक से जैन का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। सबको फ्लैश होती होली फ्लेम, वो इंस्टेंटली समझ जाता है ये इविल रेस का ऑरा। लेकिन जब वो क्राउड को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, उसे कोई क्लू नहीं मिलता। पहली हार मान के वो देखता है स्लाइड पिलर की तरफ। वो कहता है ये ट्रिप आसान नहीं होने वाली, लेकिन लॉर्ड लिसोल तू मेरा इंतजार कर। इस पर यहाँ मौजूद पांचों पीक एक्सपर्ट्स के औरे शावो शावो बूम बूम की आवाजों के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये कुछ सेकंड्स के बाद की बात होगी, जब सबके कान में क्रंच की आवाज गई थी। तो जमीन और आसमान को जोड़ने वाला रेड एनर्जी कर्टन बीच में से क्रैक हो गया था। दिखाई देने लगता है अंदर का नजारा, यानी कि खुल चुका था होली फ्लेम लैंड का रास्ता। जैसे वो रेड बीम ऑफ लाइट टूटी थी, जमीन पे एक गोलाकार का एंट्रेंस अपीयर होता है, जो कि कुछ मीटर चौड़ा था। इस द्वार में से निकल रही होती ऐसी हॉट वेव्स, जिसकी वजह से लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। ये बिल्कुल होली फ्लेम की एनर्जी होती है। हाउएवर यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोग भी एकदम एक्साइटेड होते हैं। वो हंस के बोलते हैं हा, अनडाइंग फ्लेम की सील टूट चुकी है, चलो अंदर चला जाए, अनडाइंग फ्लेम हमारी होगी। सबकी आंखों में कलर की चमक आ चुकी थी और उनकी चीखों की आवाजें पूरे वाइल्ड गोस्ट अवेस में गूंजती है। कोर्स इनमें से ज्यादातर लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन ये जानते थे कि अनडाइंग फ्लेम तक पहुंचने का बस एक ही बार मौका मिलेगा। अगर वो पीछे रह गए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फैलते हैं सबके पावरफुल और हवा में क्रैक शुश की आवाजें गूंजती हैं। ये सब बिना हेजिटेशन चले जाते हैं एंट्रेंस की तरफ। लेकिन हमेशा की तरह जो यहाँ पावरफुल लोग होते हैं, वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करते। वो चुपचाप से उस एंट्रेंस को घूरते रहते हैं और लगता है जिसका इंतजार कर रहे थे वो काफी जल्दी हो जाता है। इसी लोगों ने रखे थे एंट्रेंस में कदम। इन सब के चेहरों की स्माइल्स जम जाती हैं और फैलती हैं कुछ ची की आवाजें। इसी के साथ चीखों का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई कहता है बचाओ, मुझे बचाओ, तो कोई आ करके चिल्ला रहा होता है। धीरे धीरे इन चिल्लाने वाले लोगों की बॉडीज में से ग्रे फ्लेम्स की चिंगारियां निकलने लगती हैं। ये बिल्कुल मौत के शर्ट
एरोज जैसी थी। ये जिनको छूती थी उनकी दुखी और सोल पावर खत्म हो जाया करती थी। खासकर इन सब के डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशंस को देख के कहा जा सकता था इन्हें एक असहनीय दर्द महसूस हो रहा है। जानोस एंट्रेंस के चारों तरफ तड़पते हुए लोगों को देख के बोलता है, ये अनडाइंग फ्लेम इतनी अजीब क्यों लग रही है। जान को होली फ्लेम की जानकारी नहीं थी। ये रहस्यमयी होली फ्लेम उसने पहली बार देखी होती है। तभी उसके पास खड़ी इरीन बताती है इमोर्टल फ्लेम, जिसे अनडाइंग और डिस्ट्रक्शन का दूसरा रूप कहा जाता है। इसके रिकॉर्ड्स ढूंढने बहुत मुश्किल है, लेकिन टीचर ने फ्लेम्स के बारे में चीजें मुझे बताई हैं, वो इस फ्लेम से मैच नहीं करती। ये अनडेड फ्लेम का कोई बदला हुआ रूप लग रहा है। अगर हम अंदर जानना चाहते हैं तो हमें किसी ट्रिक का यूज करना होगा। इरीन धीरे से जान के पास आके बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लॉर्ड ऑफ लीसोल जैसा पावर हाउस इस फ्लेम को छोड़ कैसे सकता है। जान के चेहरे पे भी आती है हल्की सी मुस्कान। वो बोलता है, वेट करते हैं, हो सकता है अनडाइंग फ्लेम एक ट्रैप हो। अगर मेरा गैस सही है तो लॉर्ड लीसोल इसे बस ध्यान को खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि एक्सपर्ट्स इसमें उलझ जाएं। ऑफ कोर्स ये सब मेरा गैस है। इरीन धीरे से अपने सर को हिलाती है। वो बेवकूफ नहीं थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये करीब 15 मिनट के बाद की बात होती है। वो एंट्रेंस खाली हो चुका था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये जानते थे कि भले इसके अंदर इमोर्टल फ्लेम क्यों ना हो, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तो फ्लेम का यूज क्या होगा। वैसे भी कोई गलत कदम लेके औरों को एडवांटेज नहीं देना चाहता। सब रुके हुए थे। यूशा जो कि हवा में अपने पैरों के मोड़ के बैठा होता है, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है, बहुत हो गया, चलो। अभी उस अनडाइंग फ्लेम की लपटें काफी कमजोर हो चुकी होती है। गूंजते एक वूश की आवाज, वो सीधा एंट्रेंस की तरफ चला जाता है। उसका एम क्लियर था, अनडाइंग फ्लेम के ऊपर सबसे पहले कब्जा कर लेना। बाकी पावर हाउस भी चुपचाप नहीं बैठते। सब कहते हैं गो। ये सब इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं जिस वाइल्ड गोस्ट रेस का स्पेस हिलने लगता है। बेसिकली रियून्स का पूरा रास्ता खुल चुका था। कुछ देर के बाद जियान भी कहते हैं, अंदर जाने के बाद हमें सस्पिशियस लोगों पे ध्यान देना होगा। खुद होली फ्लेम के कंट्रोलर होने की वजह से इविल रेस को खत्म करने की जियान की जिम्मेदारी थी, और अब सोल्डर लॉर्ड भी उसके साथ नहीं थे। सब कुछ उसे संभालना था। सबसे बड़ी बात यह होती कि वो जानना चाहता था कि इविल रेस के लोग होली फ्लेम के पास कैसे जा सकते हैं। इनके पास जरूर कुछ ऐसा होगा जो होली फ्लेम को भी रोक सके, और जियान के उस मेथड को जानना बहुत जरूरी था। आफ्टर ऑल अगर इमोर्टल फ्लेम जैसी चीज इविल रेस के हाथ में लग जाती है तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। सेंट्रल टेरिटरी के अलायंस के लोग एक दूसरी तरफ नोट करते हैं, फिर जुश वुश की साउंड के साथ सीधा एंट्रेंस में चले जाते हैं। वैसे जाने का तो समय तुम्हारे भाई का भी हो चुका है। हम सीधे नेक्स्ट एपिसोड में फोकस करने वाले हैं लैंड ऑफ होली फ्लेम के ऊपर, जहाँ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होगा एक लड़की के ऊपर। ऑनेस्टली उसके बारे में थोड़ी बताने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं कुछ भी राज खोलता हूँ तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो ये इंतजार करो नेक्स्ट एपिसोड का। अगर आप चाहते हो कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। ऑफ कोर्स मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कईयों से अगले पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा होगा, तो डोंट वरी, आपके लिए बस मेंबरशिप ओपन है। जैसे आपको ज्वाइन करते हो, शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड एक्सक्लूसिवली आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चल के होम पे जो सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। वैसे ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आपके पास अगर कोई सजेशन या फिर शिकायत हो तो उसे भी बताना भूलना मत। इस पार्ट के लिए बस इतना ही।